सबसे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री के अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम संख्याएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वांटम संख्याएं होती क्या है? देखिए, इसको समझने के पहले हम एक व्यवहारिक जानकारी के माध्यम से क्वांटम संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे हमारी सही स्थिति अगर किसी को जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद स्टेट की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ज़िले की जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद तहसील की जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद किसकी ब्लॉक की जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ग्राम सभा की जानकारी होनी चाहिए, फिर गांव की जानकारी होनी चाहिए, फिर उस गांव में जो घर है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ तक पहुँच पाएगा। यानी कि हमारे बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको हमारे बारे में किसी व्यक्ति को जानने के लिए हमारे देश, प्रदेश, जिले, तहसील, ब्लॉक, ग्राम सभा और फिर ग्राम सभा में जो घर है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त है तब वो व्यक्ति हमारे यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक उसी तरह परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब हम बता पाएंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस जगह स्थित है, उसकी सही स्थिति क्या है। अब देखिए, हम जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, या कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं। ऊर्जा स्तर को कोष भी बोलते हैं, जिसकी अंग्रेजी सेल होती है। अब इसके बाद देखिए, हम ये भी जानते हैं कि कोष का निर्माण उपकोष से होता है, यानी कि सबसेल से होता है। सबसेल SPDF होते हैं। पहला जो कोष होता है यस उपकोष से, दूसरा SP से और तीसरा SPD से। इसी तरह अगर चौथा उपकोष है तो वो हो जाएगा SPDF। फिर इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि जो उपकोष होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कक्षक से। यानी कि उपकोष का निर्माण किससे होता है, कक्षक से। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल से होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं तो अभी हमने देखा कि परमाणु में क्या होता है, कोष होता है। कोष उपकोष से मिलकर बना होता है और उपकोष किससे मिलकर बना होता है, कक्षक से। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी न किसी कोष में होगा। और उसके बाद हम यह भी जानते हैं कि कोष जब उपकोष से मिलकर बना है तो वो इलेक्ट्रॉन उस कोष के किसी न किसी उपकोष में होगा। फिर इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं तो वह उपकोष के किसी ना किसी कक्षक में होंगे। और हमको एक बात की ये भी जानकारी है
कि इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, यानी कि स्पिन करते हैं, चक्कर करते हैं। उनका डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति निर्धारित करने के लिए हमको ज़रूरत है, जानकारी प्राप्त करना है, जानकारी की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, उस कोश के किस उपकोश में है, और उस उपकोश के किस कक्षक में है, और कक्षक में उसके चक्रण की दिशा क्या है। इस आधार पर हमको देखिए 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। एक क्वांटम संख्या से, पहली क्वांटम संख्या से हमको कोश का पता चलेगा, और दूसरी क्वांटम संख्या से उपकोश का पता चलेगा, और तीसरी क्वांटम संख्या से उस इलेक्ट्रॉन के कक्षक का पता चलेगा, और चौथे क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी कि स्पिन के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार हमको किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है, और उसके चक्रण की दिशा क्या है, उसके लिए हमें 4 संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको क्वांटम संख्याएं कहेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा गया है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। लिख रहा है जिन संख्याओं द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं स्थिति का वर्णन किया जाता है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसकी ऊर्जा का वर्णन जिन संख्याओं द्वारा किया जाता है, उसको कहा जाता है क्वांटम संख्याएं। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, उनको क्वांटम संख्या बोलते हैं, कहते हैं। ये देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है उसके लिए एक क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, किस उपकोश में है उसके लिए एक क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, किस कक्षक में है उसके लिए एक क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, और चौथी बात कि उसके चक्रण की दिशा क्या है उसके लिए क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कहा गया है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जो पहला क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। अभी हमने बताया कि कोश के लिए क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश को बताता है, यानी कि मुख्य कोश को बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस मुख्य कोश में है। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या से किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु के नाभिक से उसकी दूरी का पता चलता है, और साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n का मान 1, 2, 3, 4, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। 0 इसलिए नहीं होगा, अभी हमने बताया कि जो स्मॉल n होता है कोश को बताता है। तो चूंकि परमाणु में जो कोश की संख्या की गणना करते हैं, कहाँ से करते हैं, 1 से, इसलिए 0 सम्मिलित इसमें नहीं होगा, क्योंकि कोश की संख्या 0 नहीं हो सकती।
इसलिए स्मॉल n 1 2 3 4 5 ऐसे होता चला जाएगा 0 को छोड़कर। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में जानकारी देता है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करेंगे? स्मॉल l से। स्मॉल l का जो मान होता है 0 से n-1 तक होता है। अब l का मान अगर निकालना है तो हम 0 से n-1 तक रख देंगे तो हमको l का मान निकल आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए n बराबर कितना है 3। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है यानी कि इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में है, तो जो l का मान होगा वो हो जाएगा 0 और फिर n-1 तक। तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 - 1 बराबर 2, यानी कि 2 तक ये जाएगा 0 1 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब देखें यल के मान क्यों 3 आए? 0 1 2 ऐसा क्यों हो गया कि इसका मान 3 है, क्यों एक ही नहीं होगा? तो चूंकि देखिए हम जानते हैं कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर के हिसाब से उसमें उपकोषों की संख्या होती है। जब n बराबर 3 है तो इसका मतलब उसमें उपकोष की संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो इसीलिए l के 3 मान आए हैं 0 1 2। उसी तरह अगर मान लीजिए n बराबर हमारा 4 हो जाए, जैसे n बराबर 4 तो l का मान 0 से n-1 तक, तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 तक पहुंचेंगे 0 1 2 3। अब जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है तो इसमें उपकोष की संख्या जो है वो हो गई s p d f, यानी कि 4 उपकोष होंगे s p d f ठीक इसकी संख्या के बराबर। तो इसलिए l का मान 4 आ गया। अब देखिए इससे स्पष्ट है कि ये उपकोष को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो s के लिए क्या हो जाएगा? 0 और p के लिए क्या हो जाएगा? 1 और d के लिए हो गया 2 और f के लिए हो गया 3। इसलिए जब l बराबर 0 तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है। तो l बराबर 0 यानी कि s उपकोष को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार जब l बराबर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो p उपकोष को प्रदर्शित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा p उपकोष में होगा। उसी तरह अगर l बराबर 2 आ गया तो इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन d उपकोष में है। ठीक उसी प्रकार अगर l बराबर 3 आ जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर है? f उपकोष में है। इसके बाद देखिए जो तीसरा क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल m से। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की जरूरत क्यों पड़ी थी? अभी हमने बताया था कि उपकोष जो है कक्षक से मिलकर बनते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है कक्षक को, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर मान लीजिए 1 है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर क्या है, 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है। किसमें है, p उपकोष में है। अभी अभी हमने बताया था कि अगर L बराबर 1 है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है। तो देखिए जो m के मान आएंगे वो होगा m बराबर 2L प्लस 1, यानी कि m का मान होगा 2L प्लस 1। अब देखिए 2L प्लस 1 क्यों मान होगा, तो हम जानते हैं कि उपकोष कक्षक से मिलकर बना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी आपको होगी कि जो यस उपकोष में कक्षक की संख्या बराबर 1, यानी कि यस उपकोष में जो कक्षक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5। और एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या बराबर 7 होती है। इसके बाद देखिए अभी हमने कहा है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है m बराबर 2L प्लस 1। अब देखिए L बराबर यदि 1 है तो इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, P उपकोष को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, P उपकोष को। तो अब देखिए P में हमको कितने कक्षक मिलने चाहिए, 3 कक्षक मिलने चाहिए P उपकोष के हिसाब से। तो m बराबर जब देखिए 2 और L बराबर यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 धन 1 बराबर m बराबर 2 धन 1 बराबर 3। तो m के कितने मान मिलने चाहिए, 3। चूंकि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है किसको बताता है, कक्षक को। तो L बराबर 1 है तो P में कक्षक की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ देखें m बराबर 3 आ गया। उसी तरह अगर L बराबर मान लीजिए 2 है तो चूंकि ये किसको प्रदर्शित करता है, D को, तो D में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो अगर L बराबर यहाँ हम रख दें 2 तो 2 गुणे 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 धन 1 बराबर 5। तो कक्षकों की संख्या 5 मिल गई। तो इसलिए m का मान हमेशा 2L प्लस 1 होगा। तो जो m के मान हैं वो हो जाएंगे प्लस L 0 से माइनस L तक। तो अब इसके आधार पर देखें यदि L बराबर 1 है तो इसका मतलब m बराबर यहाँ से शुरू करेंगे L 0 माइनस L। तो L कितना है, यहाँ पर L का मान रख देंगे प्लस 1 और फिर ये 0 हो गया, फिर माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए L बराबर 2 है, यदि L बराबर 2 तो देखिए m का मान जो हमारा था अभी बताए थे कि प्लस L 0 माइनस L। तो m
अब देखिए यहाँ शुरू करेंगे, यल का मान कितना है 2, तो +2, उसके बाद क्या आएगा, इधर घटते हुए क्रम में जाएंगे, ये हो जाएगा +1, फिर आगे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए इसके बाद 0 के बाद क्या आ जाएगा -1, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2। यानी कि हमेशा +l से शुरू होगा और -l पर समाप्त होगा। जब l 2 है तो यहाँ 2 से शुरू हुआ, +l से शुरू हो रहा है तो इसलिए +2 से शुरू होगा, और -l पे समाप्त हो रहा है इसलिए -2 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वांटम संख्या जो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से हमें कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चक्रण कर रहा है कि क्लॉकवाइज की दिशा में चक्रण कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा, और ये भी जान लीजिए कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या है उसको s से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है तो s का मान होता है +1/2। कब? जब ये क्लॉकवाइज की दिशा में होगा, और s बराबर -1/2 होता है जब इसके चक्रण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।